जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। अभी सी सेट पेपर चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अगर फर्स्ट रिएक्शन देखी जाए तो जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है कि जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का मुझे लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मुझे देखने को नहीं मिली। और इस बार ख़ास ये था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका अच्छा खासा एक बैलेंस जो है वो मेंटेन किया गया। मतलब ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न ये सब कंबाइन कर ले तो ओवरऑल 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चंस के आसपास सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट उन्होंने रखे हुए। और करंट अफेयर जो है वो थोड़ा मतलब जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें ज़्यादा डाला गया। और स्पेसिफिकली जो करंट अफेयर के हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन जो है वो डाले गए। और क्वेश्चन के जो लेवल थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो ऑब्वियस है कि सभी के लिए डिफिकल्ट थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली सॉल्व किए जा सकते थे। एलिमिनेशन टेक्निक क्या इसमें इस्तेमाल हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। जो ट्रिक्स है वो भी इसमें किए जा सकते थे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते थे। तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा पेपर लगा। और इसमें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए, कट ऑफ जो है वो मुझे नहीं लगता है कि पिछले बार के मुकाबले नीचे जाएगा। मुझे नहीं लगता है जो कट ऑफ था वो, मतलब हो सकता है कि 90 प्लस जो है वो कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। मुझे 100 प्लस जो है वो भी नहीं लगता है। तो इसलिए अगर आपके 90 टू 100 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपने अच्छे तरीके से मेंस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 80 प्लस भी अगर आ रहे हैं तो भी आपने मेंस की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी है। क्योंकि मतलब मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है वो किसको किस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल गई है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहता है। पिछले ट्रेंड के हिसाब से कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेडली कम देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरा ये अंदाज़ा है कि मुझे कट ऑफ जो है वो 90 टू 100 के आसपास लगता है। अब यहाँ पर हम जो MCQs यहाँ पर आए हुए हैं उनके आंसर्स और उसके मतलब बेसिकली आंसर की जो है वो देखेंगे। और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो हम देखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मतलब अप्रोच किस तरीके से आपका रहना चाहिए, ताकि आगे आपको पता रहे कि हमने अप्रोच किस तरीके से रखना है और क्या सोर्सेस थे, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री मतलब कंबाइंड आर्ट एंड कल्चर के साथ सब कुछ हिस्ट्री हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अब देखिए, ये जो पर्सनालिटीज़ है इन पर कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं काफ़ी इजी कैटेगरी में इसको रखता हूँ। अब देखिए, इसमें भी काफ़ी मतलब एक होता है ना ट्रिक, किस तरीके से यूपीएससी को हम मतलब एक पैटर्न जो यूपीएससी फॉलो करता है क्वेश्चन बनाने में, उसको किस तरीके से डिकोड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें पहला है कि भाई ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट जो है ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, ये यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा है कि डिजायर्ड इज कंट्रीमेंट टू एस्पेक्ट द एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन। अब देखिए, ये मतलब पूरा यहाँ पर मैंने राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिटेल में हमने हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें MM Academy ऐप पर सब कुछ डिटेल में कवर किया हुआ है। तो MM Academy ऐप पर अगर आपने कोर्सेज देखे हैं तो इजीली आप इसका जवाब दे दोगे। लेकिन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, डिकोड देखिए किस तरीके से किया जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी मतलब पर्सनल बैच भी मैं लेता हूँ, जो मेरा पर्सनल बैच है जहाँ पर पर्सनल गाइडेंस सब कुछ मैं देता हूँ, उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका अप्रोच है, जो आपका माइंडसेट है, वो एग्जामिनर की तरह बना दो। आप इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपने अगर ये क्वेश्चन बनाया होता तो आप गलत कहाँ करते, ये हमेशा सोचो कि गलत कहाँ कर सकते थे आप, ये जो क्वेश्चन है उसमें। अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें गलत कर ही नहीं सकते थे, ये स्टेटमेंट आपको जैसा का वैसा रखना है। और ये इतना जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है कि इसमें आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपको सीधा सही करना ही पड़ेगा। इसमें आप खुद गलत भी नहीं कर सकते थे, मतलब अगर आप एग्जामिनर होते, पेपर सेटर होते तो। अब फर्स्ट इसमें आप देखिए कहाँ कर सकते थे कि भाई यहाँ पर ऑफ द ईस्ट ये एक्स्ट्रा क्यों जोड़ा गया। मतलब ठीक है, इनको ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम जो है इसमें काफ़ी मतलब ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट जो है वो थी, यहाँ तक का हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ईस्ट क्यों जोड़ा गया, गलत बनाने के लिए। तो जब भी यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है, मैं वो पैटर्न जो है वो आप बोलोगे तो यूट्यूब पर भी मैं लेकर आ जाऊंगा। वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है वो, कि जब भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन वाइज अगर कोई स्टेटमेंट ले जाता है यूपीएससी पेपर सेट करने वाला, मतलब वो ज़्यादातर गलत होता है। ज़्यादा ही वो जानबूझकर ज़बरदस्ती अगर कोई लोकेशन की तरफ लेकर जा रहा है, और स्पेसिफिक समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट महाराष्ट्र या फिर साउथ वेस्ट तमिलनाडु, इस तरीके से अगर वो स्पेसिफिक ले जाता है। एक आया था जो मतलब पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि भाई यहाँ पर जो ये होते हैं
जो अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शंस में ज़बरदस्ती उन्होंने साउथ वेस्ट, तमिलनाडु इस तरीके से स्पेसिफिक दिए थे। क्यों सिर्फ तमिलनाडु नहीं दिया? तो ये जो स्पेसिफिकेशन किया जाता है यहाँ पर स्टेटमेंट में, यहाँ पर गलत करने के चांसेस होते हैं और गलत किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये गलत है, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो भी काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई मतलब रिफॉर्म जो है मॉडर्नाइजेशन का, उसकी तरफ वो जाते थे। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, हाँ रिस्पेक्ट उनको ज़रूर थी ईस्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें भी काफ़ी खामियाँ वो निकालते थे। तो ये चीज़ हमको देखने को। सेकंड स्टेटमेंट जो है काफ़ी जनरलिस्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर एम अकेडमी इससे भी मैंने किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब जो है करेक्ट कौन सा है, तो वन ओनली इसका जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस पर हम आते हैं, यहाँ पर बोला गया नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 2 क्वेश्चन आ गए नॉन कोऑपरेशन के ऊपर, तो ये काफ़ी फेवरेट रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर है मतलब क्या क्या किया गया था, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, पार्ट थी नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम की। तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स फॉरेन क्लोथ्स, देन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स, मतलब पब्लिक में ना करे और जो टाइटल्स है अपने वो रिटेन करे खुद के पास, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट्स। अब देखिए अगेन यहाँ पर एम अकेडमी ऐप पर जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है, मैं सभी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूँ ताकि एक सोर्स आपको पता रहे कि हाँ जो मतलब कोर्सेज एम अकेडमी ऐप पर मैंने बनाए हुए हैं वो कितने ऑथेंटिक है और कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको कितने मार्क्स दे सकते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने लाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सीधा सीधा है यहाँ पर कि भाई बॉयकॉट लॉ एंड कोड जो है ये तो बिल्कुल है भाई, लॉ एंड कोड जो है उसका बॉयकॉट जो है वो होना चाहिए, है ना, ये बिल्कुल सही हमको देखने को मिलता है। देन उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, भाई टाइटल्स एंड ऑनर्स जो है वो रिटेंशन क्यों यहाँ पर करने की कोशिश, यहाँ पर रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल बोला गया था, है ना, रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल जो है ये कहा गया था, इसलिए ये जो है ये यहाँ पर गलत हो जाता है कि रिटेन नहीं, रिनाउंस आप दे दो भाई, वापस दे दो, तो ये हमको देखने को मिलता है। बाकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ओनली 3 जो है ये इसका जवाब बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं फाहीन, ये जो है चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग किसके रिजिम में यहाँ पर ये आया था, ठीक है, फाहीन जो है। अब देखिए सीधा यहाँ पर एम अकेडमी का जो एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स है उसमें देखिए फाहीन विजिट कहाँ की गई थी, चंद्रगुप्त 2 इसमें की गई थी, सीधा है ना यहाँ पर देखने को मिलता है, उसका स्क्रीनशॉट ही मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है एम अकेडमी ऐप के लेक्चर का, तो सीधा सीधा है चंद्रगुप्त 2 जो है ये इसका जवाब है। बाकी और डिटेल में अगर आपको यहाँ पर देखना है, फाहीन जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने विजिट किया इंडिया में चंद्रगुप्त 2 जो है इसके कार्यकाल में, चंद्रगुप्त 2 मतलब ये वो चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, ठीक है, गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर किए गए थे, ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आप, और ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम जो है टेलीग्राम है मयूर मोगरे नाम से, मयूर मोगरे, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि भाई अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है सजेस्ट करता है कि यहाँ पर युक्ता ये इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे, कहाँ पर, युक्ता राजुका ये जो है कहाँ पर थे ऑफिसर्स, तो इसमें है विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए फैक्ट वाला है ना, फैक्ट वाला अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने एम अकेडमी के लेक्चर जो एंशिएंट हिस्ट्री के देखे हुए, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो युक्ता यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है राजुकास, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन सीधा सीधा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसका जवाब जो है वो है बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। मतलब सीधा अगर आपने लेक्चर देखा हो तो ईजिली जवाब दे दोगे आप। अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ पर आप देखोगे 3 ऑफिसर जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, राजुकास, युक्तास, और डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हो। जो इसका PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस है कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, अननेसेसरी आपको उसमें और ज़्यादा डीप में जाकर और ज़्यादा सोच विचार करके तुक्का लगाने में मतलब नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ये भाई सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अगर आपने बेसिक भी हिस्ट्री की पढ़ाई की है तो भी आपको ये जवाब जो है वो इजीली आ गया रहेगा। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सीधा यहाँ पर अगेन दिया हुआ है, कौन थे यहाँ पर, पेरियार, मतलब इसमें स्टेटमेंट भी नहीं पूछे गए थे, इसमें सीधा नाम जो है लीडर का वही पूछा गया था, है ना, तो ये ए इसका जवाब है। बाकी और डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ना है तो इनके बारे में और डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भाई सब्सिक्वेंटली इवेंट्स गांधी जी जो है कंसिस्टेंटली अपोज किया था अनटचेबिलिटी एंड इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्पीयर, है ना, हरिजन जो है वो यहाँ पर उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए हरिजन कहा करते थे, तो उसके लिए किया था पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम,
तो यहाँ पर क्या हमको कौन सा इवेंट देखने को मिलता है उससे रिलेटेड, कि भाई हरिजन का अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सा इवेंट, इसमें से कौन सा देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिल्कुल भी उसमें कोई मतलब ही नहीं था, है ना। गांधी जी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें क्या है 1942, थोड़ी कुछ उसमें उसका कोई मतलब था। देन उसके बाद गांधी इरविन अग्रीमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, कोई इसका कोई मतलब नहीं था। पूना पैक्ट, ये किसके साथ किया गया था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उनके साथ किया गया था, जेल में, है ना। ये पैक्ट जो है वो साइन किया गया था, आमरण उपोषण पे गांधी जी चले गए थे। तो ये हमको देखने को मिलता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही ईजी था। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है, एंशिएंट हिस्ट्री के थोड़े टफ इसमें मैं डालूंगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के जो है काफ़ी ईजी लेवल के हमको देखने को मिले। एक दो छोड़ देता हूँ, जैसा मैंने कहा हर सेगमेंट में एक दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे जो किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकते थे, या फिर सॉल्व हो सकते भी थे तो तुक्का ही लगाना पड़ता था। तो ये पूना पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर जो कम्युनल अवार्ड है वो इशू किया गया था, और उसके बिहाफ में यहाँ पर गांधी जी जो है उन्होंने आमरण उपोषण किया था, और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनके साथ उन्होंने पूना पैक्ट जो है बेसिकली साइन किया था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं रिस्पेक्ट टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत ही लपक क्वेश्चन है, इतना लपक, इतना इजी क्वेश्चन है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो आपने गलत नहीं ही करना चाहिए था। तो यहाँ पर है कांग्रेस डिक्लेयर रिटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, ऑब्जेक्टिव जो है उसका पीसफुल मीन्स था। दूसरा है ये कन्फ्यूजन करने के लिए, देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि भाई कुछ ज़बरदस्ती का आपने किस तरीके से आपकी मानसिकता रहनी चाहिए जब आप पेपर सेट कर रहे हो, कहाँ गलत कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर पीसफुल मीन्स एंड बीच ऑब्जेक्टिव पीसफुल, हमेशा जहाँ गांधी जी इन्वॉल्व है वहाँ पीसफुल मीन्स ही उन्होंने रखा हुआ है, हर इसमें पीसफुल मीन्स उन्होंने रखा हुआ है ना। बी इट 1942 इवन क्विट इंडिया मूवमेंट भी अगर है, वहाँ पर भी पीसफुल मीन्स रखा था, भले वो लीडरलेस हो गई थी, बाद में वायलेंस हुआ, लेकिन पीसफुल मीन्स ही रखा गया हमेशा, गांधी जी जहाँ इन्वॉल्व थे। तो ये तो एकदम लपक स्टेटमेंट था कि भाई ये कुछ दूसरा आपने दोहराई है ही नहीं, यहाँ पर सोचने का विचार है ही नहीं। ये इंप्लीमेंट किया गया स्टेजेस में विथ सिविल डिसोबीडियंस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट स्टेज हम क्या करेंगे, अगर नहीं माना आपने तो नेक्स्ट स्टेज कर देंगे कि भाई सिविल डिसोबीडियंस। यहाँ पर कब, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने स्वराज जो है उसका माना नहीं तो, ब्रिटिशर्स ने माना नहीं तो, अब यहाँ पर आ गया ना 1 साल, ये लेके आ गया स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन लाने की क्या ज़रूरत थी भाई, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया था कि हाँ हम यहाँ पर थ्रेटन किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, लेकिन गांधी जी ने ये कहा था कि इससे अब हम 1 साल के अंदर अंदर फ्रीडम जो है वो ले लेंगे, 1 साल के अंदर अंदर हमको फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन भाई ये ऐसा कुछ नहीं दिया गया था अल्टीमेटम कि 1 साल के अंदर तुमको करना है, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो भले ही हम एस्केलेट करेंगे, है ना, लेकिन 1 ईयर जो है ऑफिशियली कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया था कि 1 साल के अंदर मतलब 1 साल तक नहीं होता है तो हम ये सब कुछ कर लेंगे, ऐसा अल्टीमेटम ऑफिशियली नहीं दिया गया था। इसलिए स्टेटमेंट जो है सेकंड वाला स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है, इसका जवाब जो है वो हमको 1 देखने को मिलता है। कन्फ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि कई बार सुना हुआ है गांधी जी ने के मुँह से कि भाई 1 साल के अंदर तो हमको आज़ादी मिली जाएगी, 1 साल के अंदर आज़ादी मिली जाएगी, तो ये हो सकता है कि 1 साल का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया हो, लेकिन ऑफिशियल तरीके से इस तरीके से यूपीएससी खेलता है आपके साथ। नेक्स्ट यहाँ पर है फेमस फीमेल जो है कि नोन एज डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो में किससे बनी हुई है। मतलब यार ठीक है, इतना लपक क्वेश्चन, इतना लपक, मतलब कुछ भी नहीं, ये सीधा सीधा यहाँ कोई भी, मतलब ये तो बेसिक, मैं तो क्रेडिट भी नहीं लेता हूँ इस स्लाइड का, ये तो मैंने बस रेफरेंस के लिए लगा के रखा है, 2-3-4 इसमें लगाता हूँ मैं, बाद में नहीं लगा रहा हूँ। तो ये जो है ये ब्रॉन्ज फिगर जो है उससे बनी हुई डांसिंग गर्ल, है ना, तो ये ब्रॉन्ज जो है उससे बनी हुई है। इतना लपक था, इतना लपक था क्वेश्चन की जिसकी हद नहीं है ना। तो ये सीधा सीधा था, इसमें कुछ स्टेटमेंट आते तो मज़ा आता, मतलब एकदम ही इन्होंने दे दिए मार्क्स, चलो यार तुम ले लो मार्क्स ले लो, है ना, कट ऑफ ही बढ़ता है इससे और कुछ नहीं। एंशिएंट इंडिया, इसमें कुछ पेयर जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर है अस्माका, कंबोजा, अवंती एंड कोसला, ये बेसिकली जगह हैं, जगहों के नाम हैं जो अलग अलग साम्राज्य थे उनके, और वहाँ से कौन सी रिवर जाती है। देखिए रिवर जो है ना, ये इसका फेवरेट ही पैटर्न है भाई यूपीएससी का। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कई बार वो पूछ लेता है कि भाई नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जाती है, तो मैंने टेलीग्राम पर PDF शेयर किया था, फिर उसके बाद फलाना फलाना जो शहर है वहाँ से कौन सी रिवर जाती है, ये रिवर पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये अगर आपने नॉर्मल भी आपको अगर इसके एरियाज़ पता, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन में मैं गिनता हूँ, मतलब एरियाज़ आपको पता ही रहते हैं कहाँ कहाँ पर है, और वहाँ ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने बहुत एकदम ही क्लोज वाली रिवर्स दी थी, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पर बहुत दूर दूर की रिवर जो आसानी से आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये गोदावरी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये विपस ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली पंजाब से फ्लो होती है, इसलिए ये इससे एसोसिएटेड नहीं है, कम हो जाए। अवंती अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं है। यहाँ से आप देखो तो ये शिप्रा नदी, महानदी नहीं, जो शिप्रा नदी है ये यहाँ से जाती है। देन उसके बाद कोसला अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली सही है। तो इस तरीके से हमको 2 ओनली ये देखने को मिलता है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ जो पर्सनल बैच में है कि भाई अगर आपको नहीं सूझ रहा है और अगर आपको तुक्का लगाना ही है, नहीं ही सूझ रहा है आपको कि क्या ही हो सकता है, इसका जवाब क्या ही हो सकता है, अगर आपको सूझ ही नहीं रहा लेकिन आपको ये है कि नहीं यार अटेम्प्ट तो करनी है, तो ओनली 2 पर तुक्का मार दो, ओनली 2 पर मार दो। 90% ओनली 2 जो है वो सही होते हैं। तो ये एक ट्रिक आप भी ध्यान रखिए। देन यहाँ पर है इरिगेशन। ये 2016 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इरिगेशन डिवाइस जो है यहाँ पर अरगट्ठा, ये क्या है, तो ये व्हील है बेसिकली, है ना। तो ये हमको देखने को मिलता है लार्ज व्हील, देन पॉट टाइड टू आउटर एंड ऑफ द स्पोक्स। तो ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने किए हो तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते थे। अब यहाँ पर ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, जैसे कि जो मैरीटाइम स्टेट है जिसने रूल किया, पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, यहाँ पर किसने रूल किया था। तो ये कई बार होता है कि छूट जाता है, ये पढ़ने में नहीं आता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये एकदम ये है कि भाई नेबरिंग आइलैंड में कौन चला गया था। तो ये नाम जो है बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, ये है ना, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल। और ये वही है कि आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। इसका जवाब बेसिकली है राजेंद्र वन चोला, ठीक है। तो राजेंद्र वन जो है ये डिफीट किया था इसने श्री विजया को, और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट जो है उसने अपना कैप्चर कर लिया था। आउटकम क्या हुआ, चोला जो है वीकेंड उसका होल्ड जो है वीक हो गया था यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमको जो मतलब बेसिकली डोमिनेंस जो है चोलास का वो अच्छा खासा जाते हुए दिखा था। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इसका जवाब है राजेंद्र वन। नेक्स्ट यहाँ पर है फर्स्ट गंधर्व जो महाविद्यालय है, म्यूज़िक ट्रेनिंग स्कूल, ये सेटअप की गई थी 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। तो ये तो मैंने भी कवर नहीं किया था, ये एम अकेडमी के किसी भी कोर्स में, किसी भी लेक्चर में आपको ये देखने को ही नहीं मिलेगा, ये कवर ही नहीं किया था मैंने। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जवाब जो है वो लाहौर है। ये भी आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पालुस्कर है ये रिनाउंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है और रिफॉर्मर है, जिन्होंने पहला गंधर्व महाविद्यालय जो है 1901 में ये स्टैब्लिश किया था, ठीक है, लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में है। तो ये देखने को मिलता है। पर्पस क्या था कि भाई इंडिया क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसको और ज़्यादा अच्छा यहाँ पर कर सके, फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। लिगेसी यहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंस, रिटर्न नोटेशंस, ये सब कुछ यहाँ पर दिए जाने की बात की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। अगेन ये सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन 90% एस्पिरेंट ने पढ़ा नहीं होगा, 90% एस्पिरेंट। तो अगर आपने नहीं भी सॉल्व किया है, इट डजेंट मैटर। अगर आपने अच्छे खासे, अगर आप समझ लीजिए आपके 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो अगर आपने श्योर शॉट आपके आ गए हैं, आपको लग रहा है कि मुझे तुक्का नहीं मारना है, तो ये तुक्के में ही गिना जाएगा 90% एस्पिरेंट्स के लिए। 10% भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मेरे हिसाब से तो 99% एस्पिरेंट के लिए तुक्का रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये कवर करना मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन। अब ये अंदाज़ा लगाने में बहुत ईजी है कि भाई गांधी जी ने कौन से इसमें ये कहा होगा। अंदाज़ा लगाना बहुत ईजी है कि भाई सेडिशन हैज़ बिकम माई, सेडिशन कब होता है, देशद्रोह, मतलब आप स्टेट के अगेंस्ट में जा रहे हो। ये कौन से इसमें हो सकता है, बड़े बड़े इसमें, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें ही हो सकता है। अब इसमें आप देखिए सॉल्व करना कितना ईजी है। चंपारण सत्याग्रह में हो सकता है कि आप पॉसिबल ही नहीं है, आए बोल देंगे क्या भाई सेडिशन, आए बोल देंगे क्या हम ब्रिटिशर्स के देशद्रोह हो रहा है। देशद्रोह कब इंसान बोलता है, लास्ट में, एंडिंग में बोलता है। यहाँ पर पब्लिकली वॉयलेटिंग सॉल्ट लॉ दांडी हो सकता है, हो सकता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं भाई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो मांडवली करने के लिए गए थे, वहाँ क्यों बोलेंगे सेडिशन, मतलब उन्हीं के जगह पर जा रहे हैं और वहीं बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम सेडिशन, देशद्रोह हुआ, नहीं वैसा नहीं होता है। तो ये 2 ऑप्शन तो कंप्लीटली आप एलिमिनेट जो है वो कर सकते थे। एंड देन लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इन दोनों में से कहाँ पर हो सकता है, देखिए इन दोनों में से कहाँ पर हो सकता है। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन, ये तब होगा जब आपने सारी जो उम्मीदें हैं वो आपने खो दी है। मतलब
इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है। सेडिशन, देशद्रोह, अगर मैं अपने आप को बोल दे रहा हूँ कि हाँ देशद्रोह अब यही मेरा रिलीजन है, मतलब अब मुझे गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है किसी भी सेंस में, और मैं सपोर्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। अब ये अगर हम देखते हैं दांडी मार्च 1930 के आसपास, ये अगर हम देखते हैं तो इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें तो गांधी जी ने सपोर्ट किया था ना, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट तो दिया गया था ना। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर ये देशद्रोह की बात तो नहीं कर सकते हैं। देशद्रोह की बात होगी तो क्वीट इंडिया लास्ट जो फाइट होगी ना, उसी में देशद्रोह इंसान खुद को बोलेगा। तो ये हमको क्वीट इंडिया देखने को मिला। सेडिशन हैज़ बिकम मेरे ट्रायल के दौरान 1942 में जो ट्रायल हुआ था उसमें उन्होंने ये कहा था, ठीक है, इमीडिएट ब्रिटिश का विड्रॉल जो है ये कहा गया था। और यहाँ पर देखने को मिला है कि भाई गांधी जी ने अनअपोलोजेटिकली यहाँ पर सेडिशन चार्ज जो है वो यहाँ पर एम्ब्रेस कर दिया था कि हाँ भाई है तो है, देशद्रोह है तो है। तो ये देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे अगर तुक्का भी लगाना है तो कैसे आपको जाना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टर में चौरी चौरा इंसिडेंट्स। ये भी फैक्ट है, पता है आपको तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। चौरी चौरा इंसिडेंस जब हुआ उसके बाद किसने लीगल डिफेंस जो है वो दिया था, जो अरेस्ट हुए थे उन लोगों को, तो इसमें है मदन मोहन मालवीय एंड कांत, इन लोगों ने दिया था। तो ये हमको देखने को मिलता है। प्रोमिनेंट लीडर फाउंडर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कृष्णकांत जो है, ये भी इन्होंने भी यहाँ पर दिया था, जो भी अक्यूज थे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये जो है CR दास, ये बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे डायरेक्टली, ठीक है। जिन्ना जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे लीगल डिफेंस में, तो ये हमको देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम आते हैं कि भाई ये भी है कि ये जो है गनाबरा मत्ता विलासा, ये किसने अपने आप को टाइटल दे दिया था, तो ये भी फैक्ट है। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, मतलब समझ लीजिए ये टोटल जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री अगर हम इन ऑल देख लेते हैं, पूरा का पूरा देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये टोटल 15 क्वेश्चंस अगर है तो उसमें से लगभग समझ लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। 3 क्वेश्चन जो है, 3 या समझ लीजिए 4 क्वेश्चंस वो ऐसे थे कि आपको बहुत सोच विचार या फिर बहुत ज़्यादा कि यार क्या हो सकता है इसका जवाब, ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन आपका ईजिली आप यहाँ पर समझ लीजिए 20 मार्क्स या 22 मार्क्स तो ईजिली आप स्कोर कर ही सकते थे। मतलब एक जो सब्जेक्ट है वो आपको 22 मार्क्स जो है वो तो ईजिली दे रहा था, ठीक है। कैलकुलेट आप करिए। नरसिम ये जो है, अब सॉरी ये इसने टिक किया हुआ है तो वही हो गया। यहाँ पर महेंद्र वर्मन 1 जो है ये इसका जवाब है, ठीक है। महेंद्र वर्मन 1 ये इसका जवाब है। प्रोमिनेंट पल्लवा डायनेस्टी रूलर है, जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन यूनिक टाइटल्स उसने अपने आप को दिए थे। तो क्या मीनिंग है उस टाइटल के वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हो गए हमारे टोटल हिस्ट्री के, ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस। एंड उसमें से भी अगर आप देखोगे तो मैं मानता हूँ 11 to 12 क्वेश्चंस जो है वो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे और सॉल्व किए जा सकते थे। मतलब मैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सब मिला के मैं 22 मार्क्स जो है वो तो कम से कम अपने आप को दूंगा। नेक्स्ट अब पॉलिटी में आते हैं। अगेन पॉलिटी जो है अगेन 15 क्वेश्चंस। अब इसमें किस तरीके का आपका रहा है, अगेन इजी मुझे लगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, मतलब हाँ इजी टू मॉडरेट जो है वो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी सोच विचार करना पड़ा, कुछ क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा उसमें ये करना पड़ा। तो यहाँ पर है इंडियन पॉलिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नर जो है ऑफ स्टेट। अब देखिए जिन्होंने भी ये पेपर सॉल्व किया ना, मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इनकी सॉल्व करने, भली गलत हुए हैं लेकिन सॉल्व करने की इसमें जो एक अप्रोच रहता है कि भाई यहाँ पर नॉट को अंडरलाइन कर दिया, एनी कोड जहाँ पर एक्सट्रीम कुछ स्टेटमेंट दिखाई देता है वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप ये करते हो तो आपने ये अंडरलाइन ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट में ये वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है। गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्साइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफिस, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मेंबर्स, अब देखिए गवर्नर इतना न्यूज़ में था, जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था ना PDF, उसमें था ही कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के लिए उसमें से बहुत सारे आए हैं, भले वो 10th शेड्यूल हो, गवर्नर हो, उसका पार्डनिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो, ये बहुत सारे मैंने चीज़ें उसमें इंक्लूड की थी जो उसमें से ही क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए ऐसा होता है, तो आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लो, और जो मैं कहता हूँ उस पर थोड़ा विचार करा करो। तो ये इसमें आप देखोगे तो देखिए नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये तो बहुत ईजी है ना, मतलब इम्यून है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। तो ये अगेन मैंने 2-3 इसके लिए बस डाले हैं स्लाइड के लिए दिखाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं हो सकती है।
तो अब 3 हमको पता है सही है, तो जहाँ पर 3 नहीं है वो आप सीधा एलिमिनेट ही कर दो भाई, है ना। ये एलिमिनेट कर दिया आपने, देन उसका तीनों इसमें 3 है। देन यहाँ पर आते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड विद इन दी हाउस। अगेन ये भी बहुत अभी सुर्खियों में था, न्यूज़ में था कि भाई आपकी इम्यूनिटी पावर प्रिविलेजेस क्या है आपको, तो जो भी आप कोर्ट में कहते हो वो कहीं भी आंसरेबल नहीं होते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट की तरह स्टेट लेजिस्लेचर में भी होता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। मतलब इनफैक्ट ये है कि आप कोर्ट को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसमें कंटेम्प्ट नहीं लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई 2 और 3 यहाँ पर 2 भी बिल्कुल सही है। एंड फर्स्ट अगर गवर्नर जो है नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है कि आंसरेबल नहीं है अपनी जो पावर एंड ड्यूटीज़ करते हैं उसके लिए, इम्यूनिटी वो एंजॉय करते हैं जो कोर्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बेसिकली देखने को मिलती है, लेकिन कई बार कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा था, इस वजह से ये चीज़ देखने को मिली, क्योंकि अभी बिल से रिलेटेड काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने देखा था ना, फटकारा था, है ना, गवर्नर को। नेक्स्ट यहाँ पर विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर एरिया जो है स्टेट का डिक्लेयर किया जाता है शेड्यूल एरिया अंदर 5th शेड्यूल 5वें शेड्यूल में किया जाता है, तो क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका एग्जीक्यूटिव पावर खो देता है, ऐसे एरिया का स्टेट गवर्नमेंट खो ही देता है पूरा एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता उसमें। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल ले लेता है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का, और गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ये सब कुछ करता है। अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कि भाई क्यों खो देगा, स्टेट के अंडर में आ रहा है, कैसे खो देगा। यहाँ पर मतलब लेक्चर जो मैंने लिया हुआ है उसका है, गवर्नर जो है वो एम्पावर है डायरेक्ट पर्टिकुलर एरिया जो 5th शेड्यूल में जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है डज नॉट अप्लाई टू और अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन, कि ऐसा नहीं कि कंट्रोल खो देते हैं, कंट्रोल रहता है, उसमें भी कानून जो है वो ला सकते हैं। इसलिए ये जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका जवाब जो है बेसिकली क्या रहेगा, 2, है ना। करेक्ट पूछा गया तो 2 ओनली रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं कि भाई कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, और कहाँ पर दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, पब्लिक सर्विस एंड स्टेट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, ऑब्वियसली दिया गया है ना ये हमारे DPSP में, अगर हम 50 देखते हैं तो। देन उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है मैंने कि भाई आर्टिकल 50, जहाँ पर स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है वैल्यूइंग द प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, ड्यूटीज़ में दिया गया है, बहुत ईजी है, बिल्कुल सही है। एंड 14 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको प्रोहिबिशन, तो फंडामेंटल राइट में दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही जो है बिल्कुल सही हमको देखने को मिलता है, ऑल ऑफ द 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड बहुत ईजी था ये पॉलिटी पर्सपेक्टिव से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टन स्फीयर गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट ओन डिस्क्रिशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, अभी यहाँ पर इन्होंने क्या गलत किया ये मैं आपको बताता हूँ। ये ओवर थिंकिंग में चले गए जिन्होंने पेपर सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली जो है उसको सर्कल किया है, मतलब उन्होंने इस स्टेटमेंट को ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम स्टेटमेंट पकड़ लिया। एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं, पर यूपीएससी को पता है ना, डिस्क्रिशन जो है ये इतना इजी है कि भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबली गवर्नर को डिस्क्रिशन की पावर देता है, और ऐसा कुछ प्रेसिडेंट के पास नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर के पास है। इसी मुद्दे पे तो पूरा चल रहा था ना कि जो बिल अपने पास गवर्नर रख रहा है, भाई डिस्क्रिशन, उसका डिस्क्रिशन है या नहीं वो खुद ही तय करता है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे कुछ ट्रिकी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजर्व विल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडरिंग विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या बोला गया है कि बिना गवर्नर ने रिजर्व रखे खुद ही प्रेसिडेंट, ऐसे कैसे ले लेगा भाई, ऐसे नहीं होता है कभी। गवर्नर के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो अपना बिल रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट, और उसी वजह से पूरे मुद्दे उठे थे। आप पंजाब में देखो, तमिलनाडु में देखो, है ना, तेलंगाना, ये मुद्दे उठे थे और यही क्वेश्चन आया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो आप। तो ये प्रेसिडेंट में ऐसे नहीं ले सकता है कि चलो भेज दो मेरे पास, गवर्नर मेरे पास भेज, ऐसे नहीं कर सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। करेक्ट जो है इसका 1 जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है 7th शेड्यूल में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस।
इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर किया जाता है और इसमें कुछ चेंजेस किए, ये 3 जो चीज़ें दी गई इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो किसमें स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ रेक्टिफिकेशन लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी लगती है, लेकिन कुछ इंस्टेंस में हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी लगता है। अब ये काय में लगता है, अगर भाई फेडरल नेचर चेंज हो रहा है, तो अगर स्टेट इम्पैक्ट हो रहा है उस सिनारियो में हाफ ऑफ द स्टेट का लगता है। तो भाई एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट अगर हो रहा है, भाई होगा ना यार, इसमें तो हाफ का लेना पड़ेगा। गवर्नर भाई स्टेट में आ रहा है, लेना पड़ेगा ना यार। लेकिन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में कोई भी चेंजेस करना है, स्टेट को क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, फेडरल नेचर को चेंज नहीं हो रहा है, छोड़ो इसमें नहीं लेना पड़ेगा। तो मतलब 2 और 3 में लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 और 3 में लेना पड़ेगा। तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल अबव वे एस्टैब्लिश एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधानिक तरीके से कौन कौन से हो गए, तो भाई एक ही हुआ है, इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये हमारे संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 263 में देखने को मिलता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो ये जोनल काउंसिल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज क्रिएट नहीं की गई। संविधानिक मतलब जो हमारे संविधान में आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग था लेकिन ईजी था, डिफिकल्ट नहीं था। मतलब अभी तक जो भी हमने पॉलिटी देखे सब इजी है, डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर द फोर्ट एंड स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क। नागालैंड एग्जिस्टेंस बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड त्रिपुरा इनिशियली पार्ट सी स्टेट में था, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी बना। ये भी अगर आपने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे या पॉलिटी आपने नॉर्मली भी लक्ष्मीकांत से ही पढ़ी है तो भी इसका जवाब आप दे दोगे। तो पहला तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर नागालैंड जो है सेकंड वाला भी सही है। तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी था, देन मर्ज कर दिया गया इसको, है ना। ये पार्ट सी का नहीं था भाग, तो ये गलत है। तो इसमें अगेन ओनली 2 जवाब इसका है। जैसा मैंने आपको कहा, नहीं पता है आपको नहीं, कन्फ्यूजन है भाई। अरुणाचल प्रदेश सही में फोर्ट के नाम पर रखा गया है, कन्फ्यूजन है। 2 ही नेशनल पार्क है क्या, कन्फ्यूजन है। नागालैंड, अरे बाप रे अमेंडमेंट हुआ था, अरे बाप रे त्रिपुरा के क्या हुआ था, त्रिपुरा का मर्ज हुआ, नहीं पता भाई। ऑप्शन ओनली 2 कर दो लगता ही है वो बैठता है बराबर। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्डिनेंस जो है वो अमेंड किया जा सकता है एनी सेंट्रल एक्ट। ऑर्डिनेंस कैन अब्रीच अ फंडामेंटल राइट। एंड ऑर्डिनेंस जो है वो इफेक्ट में आता है बैकडेटेड, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। अब इसमें आप देखोगे, देखिए थोड़ा यहाँ पर यूपीएससी का दिमाग किस तरीके से चलता है उस पर भी डिपेंड करता है। यूपीएससी किस तरीके के आंसर की निकाली है, आपने देखा है पिछले जो आंसर की निकाली है ना यूपीएससी ने, वो अपनी सन्नाती है कभी कभार, है ना। तो इसलिए पहला जो है यहाँ पर एनी आ रहा है, एनी ऑर्डिनेंस किसी भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर। अब ये सेंट्रल एक्ट जो है, सेंट्रल एक्ट, अब यहाँ पर सेंट्रल एक्ट है, लॉ नहीं है ना। सेंट्रल एक्ट है, लॉ नहीं है। तो एक्ट मतलब कौन सा वाला एक्ट बोल रहे हैं, लॉ भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं क्या, इसमें इंटरप्रिटेशन में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखोगे, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एनी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाता है, ऑब्वियस है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया है। अब इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके ऊपर तो नहीं ला सकते, संवैधानिक इसको चेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है ना। तो उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हो जाता है गलत, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉज बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, इसलिए एनी आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी एक्ट आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले भी आ जाएंगे, तो ये नहीं कर सकते। तो ये मेरे हिसाब से ये गलत है। सेकेंड, यहाँ पर अब्रीच फंडा नहीं कर सकते, ये तो सीधा सीधा है कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं। ऑर्डिनेंस क्या ऑब्वियसली रेट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए कि करेक्ट जो है इसमें इन्होंने ओनली 3 जो है इस तरीके का दिया नहीं है, ओनली 3 नहीं दिया है। तो ऐसे सिनारियो में सबसे ईजी जो है वो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, सबसे ईजी यहाँ पर हो सकता है कि भाई फर्स्ट को आप सही कर दो, क्योंकि ये तो कंफर्म होता है कि भाई अब्री नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को, है ना, ऑर्डिनेंस नहीं कर सकता है। तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से फिर 1 और 3 यहाँ पर इसका सही जवाब मेरे हिसाब से मैं इसको जाऊँगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि भाई वो जिस तरीके से 3 इस बार कैंसिल आउट कर दिए गए थे, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन जो है वो कैंसिल आउट होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं इसका जवाब जो है वो सी रखना पसंद करूँगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। भाई माइनर मिनरल है यार, माइनर मिनरल के लिए है, बिल्कुल है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर है टू यहाँ पर नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर रिलेवेंट, बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका जवाब जो है क्या रहेगा, A1 इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है, ठीक है, ये इसका जवाब मेरे हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। 10th शेड्यूल आ गया। 10th शेड्यूल मैंने जो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल मैंने दिया था, इस पर देख लो आप, मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ है, वो PDF दी हुई है, आप देख लो, इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिटी के क्वेश्चन। नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई गलत, अगेन हो गया ना, नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी गलत, बिल्कुल गलत। दिया हुआ है, कई जगहों पर दिया हुआ है, सिंबल कैसे देंगे फिर पॉलिटिकल पार्टी को, ऑब्वियस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, एंटी डिफेक्शन में भी दिया गया है, पार्टी स्प्लिटिंग ऑफ पार्टी, तो ये लॉजिकल था। सेकंड वाला जो है वो गलत है, ये कंप्लीटली लॉजिकल था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आप देखोगे यहाँ पर, तो हैज़ बिकम सब्जेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन अकॉर्डेंस ओपिनियन शैल बी फाइनल। प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है क्या, सिंपल है, ये आपने पढ़ा ही होगा, स्पीकर उनका डिसीजन फाइनल होता है ना, दोनों यहाँ पर गलत हो गए, नाइदर। नेक्स्ट यहाँ पर है, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है, सरकार गिर जाती है, डिसॉल्व हो गया, स्पीकर जो है वैकेंट नहीं करेगा अपना ऑफिस, बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो तो समझ में आएगा, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। कब तक, इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल डिसोल्यूशन, बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग जो है उसमें होगा, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन, फर्स्ट मीटिंग जब होगी तब वो छोड़ देगा अपना पोजीशन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल इमीडिएटली, रिज़ाइन इमीडिएटली, ये उनके हाथ में है भाई, ये हमारा ब्रिटेन वाला कुछ ऐसा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है ये एकदम इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है, उसके मन मुताबिक थोड़ा रहता है उसको। ये है कि भाई कैसे रिमूव किया जा सकता है स्पीकर, तो ये लगती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी ये मैंने टूट के एक्सप्लेन किया था, देन ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, है ना, और 14 डेज, तो ये सही है, तो मतलब 1 और 3 इसमें सही हो जाता है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अगेन वो डिसोल्यूशन वाला ही आगे के, हाँ ओके। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्सरसाइज जो है इस पावर की बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, है ना, पार्डनिंग पावर की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, तो ये सही है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है वो तो रहता है। प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइज कर सकता है पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई यार ये तो डिस्क्रिशनरी पावर हो गया ना, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को नहीं मिला हुआ है, खुद के मुताबिक काम, ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत है, तो इसका जवाब जो है वो बेसिकली क्या रहेगा, सेकंड जो है वो गलत है ना, करेक्ट पूछा गया है, 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर है पावर ऑफ लोकपाल, लोकपाल के ऊपर है, अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, भाई नहीं होता है क्या, होता है यार, लोकपाल उन पर भी अप्लाई होता है, फॉरेन सर्विस वाले डिप्लोमेट्स पर भी अप्लाई होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल गलत, ये तो बेसिक आपको पता रहना चाहिए था। चेयरमैन मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन रिटायर्ड। भाई ये अगर आपको पता है कौन कौन है इसके, तो आपको पता चले ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कौन कौन होते हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इमिनेंट पर्सन, इंटीग्रिटी एंड एक्सपर्टीज़, तो ये होते हैं, ये नॉर्मल था, बेसिक क्वेश्चन था। चेयरमैन शैल नॉट बी ए पर्सन लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज, है ना, ये अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं पता है तो चौथा देख लो। लोकपाल कैनॉट इंक्वायर एलिगेशन करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भाई कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ उसको ध्यान देना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर 3 ओनली इसका जवाब देखने को मिलता है, आसानी से आप जवाब दे सकते थे अगर आपको थर्ड ऑप्शन नहीं भी पता है तो। नेक्स्ट यहाँ पर पंचायत आर एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, कि भाई यहाँ पर तो एकदम एक्सट्रीम हो गया ना, पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल, अरे भाई विलेज कहाँ गया फिर, विलेज डिस्ट्रिक्ट नॉट नेसेसरली एट द इंटरमीडिएट लेवल, है ना,
पंचायत की बात हो रही है, म्यूनसिपैलिटी की नहीं हो रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। भाई सीधा सीधा है यार, सीधा सीधा यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो गवर्नर जो है वो मैंडेटेड है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर वो गठन करता है उसका, देन वो सब फाइनेंसेस के बारे में देखते हैं। सेकेंड, मेंबर ऑफ पंचायत एलिजिबल रहने के लिए पर्सन शुड अटेन एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, 21 ईयर्स इज इनफ। पंचायती राज याद कीजिए, पंचायती राज के ऊपर जो हमने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, 21 ईयर्स, वोटर कितना मिलता है पंचायती राज। नॉट करेक्ट बोला गया है कि भाई ऑल 1 2 3 सभी गलत है है ना। तो यहाँ पर हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं। जितनी एक्यूरेसी के साथ हो सके मैंने यहाँ पर आपको आंसर की दिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम आगे के लेक्चर जो है उनमें कवर करेंगे। बाकी आपका किस तरीके का स्कोर आ रहा है वो आप ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।